जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि अगर मुझे मेमोरी के अंदर एज को स्टोर कराना है तो उसके अंदर यूजुअली हम एक नंबर लिख सकते हैं। अगर मुझे नाम को स्टोर करवाना है तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? कुछ इसी तरीके की एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग यानी बेसिकली टेक्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे किसी और तरीके की वैल्यू स्टोर करवानी है, लेट्स सपोज मुझे ट्रू या फॉल्स कहीं पर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम एक अलग टाइप का डेटा स्टोर करा रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कोड के अंदर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। मतलब हमारे वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास 7 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव कहने का मतलब है सबसे बेसिक, सबसे कोर, सबसे फंडामेंटल टाइप्स। इसमें से ये जो बिग इंट और सिंबल होते हैं ये इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, तो इनको हम इतना ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करेंगे। हमारे जो सबसे मेन 5 प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं जावा के अंदर वो ये होते हैं। यानी हम अपने डेटा की जब बात करते हैं तो हमारे पास नंबर टाइप का डेटा हो सकता है, हमारे पास बूलियन टाइप का डेटा हो सकता है, हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है विच इज बेसिकली टेक्स्ट या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, या फिर कैरेक्टर्स या पैराग्राफ्स या वर्ड्स, या फिर हमारे पास 2 और डेटा टाइप्स होते हैं, अनडिफाइंड और नल। इन 5 डेटा टाइप्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा सैंपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके देखा था a = 25। लेट्स सपोज ये सेम चीज हम लिखते हैं कंसोल के ऊपर। मैंने लिखा a = 25। अब एक चीज मैं लिखने वाली हूँ कंसोल में, मैं लिखूंगी टाइप ऑफ, यानी मैंने सिंपली लिखा टाइप ऑफ, फिर हम देंगे स्पेस और अब हम टाइप करेंगे अपने वेरिएबल का नाम यानी a। और जैसे ही मैंने ये टाइप किया हम कर देंगे एंटर। तो जैसे ही एंटर किया अब मेरे आउटपुट में प्रिंट होकर आ रहा है नंबर। तो ये टाइप ऑफ क्या है? टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा एक ऑपरेटर होता है जो मुझे बता देता है कि जिस भी वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं या जिस भी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं उसका क्या टाइप है। ए के अंदर 25 एक नंबर स्टोर था, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मेरे ए का जो टाइप है वो एक्चुअली एक नंबर है। वैसे ही अगर मैंने लिखा एज = 23 और मैंने किया एंटर, उसके बाद हम लिखते हैं टाइप ऑफ और हम लिखते हैं एज। एंटर प्रेस किया तो हमारे पास दोबारा प्रिंट होकर आ जाएगा नंबर। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज वेरिएबल है इसके अंदर कोई नंबर स्टोर्ड है, तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो एक नंबर टाइप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम = टोनी स्टार्क, एंड अब अगर हमने प्रिंट करवाने की कोशिश की टाइप ऑफ नेम, प्रेस किया एंटर, तो यहाँ पर नाम जो है उसके लिए टाइप प्रिंट हो रहा है स्ट्रिंग। इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और इन्हीं प्रिमिटिव टाइप्स को हम एक एक करके अब डिटेल में समझेंगे। तो जब भी हमें किसी वेरिएबल का या किसी वैल्यू का अपना टाइप प्रिंट करवाना होता है उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने डायरेक्टली वैल्यू को देखा कि मुझे टाइप ऑफ, लेट्स सपोज मैंने 5.9 लिखा है, एंटर किया कि 5.9 का क्या टाइप है, तो ये जो वैल्यू है ये क्लियरली एक नंबर है, तो इसका टाइप प्रिंट हो जाएगा विच इज़ अ नंबर वैल्यू। अगर मैंने लिखा टाइप ऑफ, मैंने कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाया है ए, तो इसका जो टाइप होगा वो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल। स्ट्रिंग अगर आपको इतना समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रिंग एग्जैक्टली है क्या, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग को भी आगे जाकर हम डिटेल में करेंगे, स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हम एक एक जो प्रिमिटिव टाइप है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। और अगर हम इन डेटा टाइप्स को और क्लियरली समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। अब जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, या फिर आप अमेजॉन का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लेंसकार्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी वेबसाइट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। हर वेबसाइट के ऊपर अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जैसे यहाँ पर बहुत बेसिक सा मैं इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, क्योंकि वो चीज़ है जिसको हम डे टू डे बेसिस पर शायद यूज़ कर रहे होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर हम फॉलोइंग या फॉलोअर्स या नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो हर एक चीज़ के सामने एक नंबर लिखा होता है। जैसे नंबर ऑफ फॉलोअर्स के सामने नंबर लिखा हुआ है, फॉलोइंग के सामने एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो काउंट है ये हमारे जावास्क्रिप्ट में, अगर मुझे वेबसाइट बनानी है इंस्टाग्राम के फ्रंट पेज का, अगर मुझे क्लोन बनाना है वेबसाइट की फॉर्म में, तो ये जो नंबर है ये एक तरीके, तो ये जो फॉलोइंग का काउंट है ये एक तरीके से मेरा नंबर है। यानी अगर मुझे फॉलोइंग का काउंट किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा तो उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा? उस वेरिएबल के अंदर नंबर टाइप होगा। वैसे ही अगर अब मुझे कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे यहाँ पर प्रोफाइल के लिए अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे, हम कोई वर्ड्स लिख रहे होंगे, हम कोई फ्रेज लिख रहे होंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। कैरेक्टर्स, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हमने लिखा है, तो इस सारी की सारी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे स्टोर करवाना है तो मेरा वेरिएबल का जो टाइप होगा, जो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई फॉलो बटन होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, अब हमने किसी व्यक्ति को फॉलो किया है या नहीं किया है, उसके लिए हमारे पास जवाब येस या नो हो सकता है। तो फॉलो करने की कोई स्टेट है
या तो वो स्टेट ट्रू है मतलब जवाब हाँ है, या फिर जवाब ना है मतलब फॉल्स है। तो जितनी भी हमारे पास ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उन सब के लिए जो हमारा टाइप होता है वो बूलियन टाइप होता है। एंड बूलियन को हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा बूलियन एग्जैक्टली है क्या तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। सिंपली अगर मुझे कोई ट्रू फॉल्स येस नो जैसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होता है तो उनके लिए जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन वेरिएबल्स का टाइप हमारे पास बूलियन टाइप हो जाता है। तो ये तो हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया एक इंस्टाग्राम के पेज का। इस तरीके से मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे जो मेरी Amazon है उसके ऊपर अगर आप चीज़ों को कार्ट में ऐड कर रहे हैं और शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो फाइनल प्राइस कैलकुलेट हो रहा है या इंडिविजुअल आइटम का जो प्राइस कैलकुलेट हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें कैसे वेरिएबल में स्टोर होंगी, वो सारा जो प्राइस है या आइटम का जो काउंट है ये सारी चीज़ें मेरे पास नंबर्स की फॉर्म में, यानी नंबर होगा मेरे वेरिएबल का टाइप। उसी तरीके से किसी आइटम का डिस्क्रिप्शन है, किसी प्रोडक्ट का नाम है, तो वो जनरली हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर रहे होंगे। तो इस तरीके से रियल लाइफ जो वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर जितना भी डेटा होता है उसको हम री इमेजिन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माई जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जिसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रहे होंगे ये हैं हमारे नंबर्स। एंड शायद ये सबसे सिंपलेस्ट डेटा टाइप है जिसकी हम बात करेंगे। जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर्स डेटा टाइप को यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो नंबर्स टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। और किस किस को जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर माना जाता है, अगर आपने किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करवाया है तो वो आपके लिए एक नंबर होगा। जैसे अगर हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 14 या a इज इक्वल टू -4 तो ये दोनों अपने आप में नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई इंटीजर्स लिए हैं तो इंटीजर्स भी अपने आप में नंबर्स होते हैं। या फिर अगर हमने कोई फ्लोटिंग नंबर्स लिए हैं, फ्लोटिंग नंबर्स यानी वो नंबर्स जिसके अंदर डेसिमल वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 4.6 तो जहाँ पर ये डेसिमल आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, वो भी नंबर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जहाँ पर मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू लिख दी -4.6 लिख दिया वो भी अपने आप में एक नंबर होगा। a इज इक्वल टू 0 लिख दिया ये भी अपने आप में एक नंबर होगा। तो जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं चाहे वो इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, डेसिमल पॉइंट्स हो गए, इन सब को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नंबर टाइप के अंदर स्टोर करवाते हैं। अब जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से हमें वेरिएबल के लिए उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। यानी अगर हम सिंपली अपने कंसोल के ऊपर लिखें a इज इक्वल टू, लेट्स सपोज हमने लिखा 16 और किया एंटर, तो ये जो a है जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि इसका टाइप एक नंबर होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। जैसे हमने लिखा टाइप ऑफ a तो क्या है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हम किसी आइटम का प्राइस डिस्प्ले करा रहे हैं, प्राइस है 99.99, हमने किया एंटर तो ये प्राइस की वैल्यू आ गई यहाँ पर। और अगर अब हम चेक करें कि टाइप ऑफ प्राइस क्या होने वाला है तो हमारे पास आएगा कि टाइप ऑफ प्राइस है नंबर। तो कंसोल ने डिटेक्ट कर लिया कि प्राइस के लिए वैल्यू थी 99.99 जो कि क्या है, खुद में एक नंबर है, इसीलिए प्राइस जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप हमारे पास नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट हमने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसके अंदर हम कैलकुलेट किया करते थे, और डिस्प्लेसमेंट में लेट्स सपोज मेरे पास -25 आता है तो -25 आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइप ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ सजेशंस में हमारे पास यूजुअली कंसोल स्क्रीन पर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, और लेट्स सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं टाइप करना तो हम क्या कर सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं। तो टैब हम अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। मतलब जो भी सजेशन में इसने डिटेक्ट किया कि ये चीज़ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी लिखी हुई आ जाएगी। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक नेगेटिव वैल्यू थी उसका भी क्या टाइप डिटेक्ट हुआ है, उसका भी टाइप डिटेक्ट हुआ है एज माई नंबर। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं जिनके लिए हमारी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट करती है नंबर। सारी लैंग्वेजेस इस तरीके से ऑटोमेटिकली टाइप डिटेक्ट नहीं करती। मतलब अगर आप C++ जैसी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, C में कोड कर रहे हैं, या फिर लेट्स सपोज आप जावा के अंदर कोड कर रहे हैं, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से जाकर अपना जो टाइप होता है वेरिएबल का उसको बताना पड़ता है कि हम जो वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक नंबर है, या फिर वो एक स्ट्रिंग है, या फिर वो एक कैरेक्टर है, या बूलियन है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें अलग से नहीं बताना पड़ता, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जिस तरीके की वैल्यू है वैसा ही हमारा टाइप होने वाला है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव और डेसिमल नंबर्स होते हैं इन सब का टाइप सेम होता है, विच इज इक्वल टू नंबर्स। लेकिन दूसरी कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं होता। यानी जावा की अगर आप एग्जाम्पल लें तो जावा के अंदर आपका फ्लोट एक डिफरेंट टाइप होता है और इंट एक डिफरेंट टाइप होता है। इंट के अंदर हम इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो गई हो या नेगेटिव वैल्यूज हो गई हो उनको स्टोर करवाते हैं जावा में, और फ्लोट के अंदर हम अपनी डेसिमल वैल्यूज को अलग से स्टोर करवाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी पॉसिबल
मल्टीपल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही डेटा टाइप के अंडर आ रहे होते हैं। अब अगर हमने कोई भी वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट किया है a इज इक्वल टू 10, अब हम इस वेरिएबल के ऊपर कई सारे डिफरेंट ऑपरेशंस है जिनको परफॉर्म कर सकते हैं। यानी a इज इक्वल टू 10 मैंने बना लिया और b इज इक्वल टू 5 मैंने बना लिया। अब अगर हम चाहें तो a प्लस बी भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो जब हम a प्लस बी प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू यूज हो जाएगी, a की वैल्यू यानी अभी उसके अंदर वैल्यू है 10 और b की वैल्यू यानी अभी उसके अंदर है वैल्यू 5, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। जैसे ही करेंगे एंटर, मेरे पास 15 प्रिंट होकर आ जाएगा। ऐसे ही हम चाहें तो a माइनस बी कर सकते हैं, a माइनस बी, तो a क्या है 10 और b क्या है 5, 10 माइनस 5 हो जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल। एंटर प्रेस किया, इसे दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे ही a माइनस बी प्रेस किया, क्या आया मेरे पास 5 आया। ये a माइनस ये जो गलती से प्रेस हो गया है, ये कोई लॉजिक नहीं है इस वाले स्टेटमेंट का, तो इसीलिए इसने क्या किया, कंसोल ने एक सिंटैक्स एरर दिखा दिया कि जो भी चीज़ आप टाइप कर रहे हैं वो एक इनवैलिड टोकन है। कुछ मतलब समझ नहीं आया कंसोल को कि आप टाइप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे a माइनस बी होता है वैसे ही a मल्टीप्लाइड बाई बी होता है। तो इफ़ आई डू a मल्टीप्लाइड बाई बी, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टरिस्क स्टार वाला सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे ही एंटर किया तो a था 10, b था 5, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। वैसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया a, उसके बाद हमारा फॉरवर्ड स्लैश डिवाइडेड बाई b, जैसे एंटर करेंगे वैल्यू आ गई 2, तो a क्या हुआ, b से डिवाइड हो गया। a क्या था 10, b क्या था 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, तो इसने क्या किया, क्वोशंट को प्रिंट कर दिया विच इज इक्वल टू वैल्यू 2। तो ये चारों जो मेन ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों को चारों हमारे वेरिएबल्स के लिए काम करते हैं और इनको हम यूज करके देख सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्टली नंबर्स के साथ भी सेम चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख दिया तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 20। पर जब भी हम जो जनरल जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिख रहे होंगे उसमें हम प्रेफर करेंगे कि जितनी भी चीजें हो रही हूँ इन टर्म्स ऑफ हमारे वेरिएबल्स हो रही हूँ, कि जो भी चीज जिस इन्फॉर्मेशन को हम बार बार यूज करना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर करा रहे हो। अब इसके साथ जितने भी नंबर्स हम मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं उन सब के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। यानी अगर एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं a इज इक्वल टू 0.9999, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नाइन्स तक इसको लेकर जा सकते हैं। और अगर हमने कम लिमिटेड नंबर ऑफ नाइन्स यहाँ पर यूज़ किए और जैसे ही एंटर प्रेस किया, हमारे नंबर की क्या वैल्यू है, हमारे नंबर की वैल्यू 0.999 जितनी भी हमने वैल्यू लिखी थी। पर हम जैसे ही अपने नंबर ऑफ नाइन्स को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके इसे बहुत ज़्यादा बार हम 9 लिख देते हैं ना, फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा जो a है उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू अपग्रेड होकर नियरेस्ट इंटीजर पर चली जाएगी। यानी मेरा नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पर होगा 1 के इक्वल। तो इसीलिए हमारे जो जितने भी नंबर्स होते हैं मेमोरी के अंदर या फिर इन जनरल जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए एक लिमिटेड मेमोरी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड जितना लंबा चाहे उतना मर्जी लंबा कोई भी नंबर जो है क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। देयर इज अ लिमिट टू नंबर्स। अब वो लिमिट कितनी है उसके हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल जितने भी हमारे केसेस होंगे उसमें शायद ही कोई ऐसा केस होगा जिसमें हम अपने नंबर्स की लिमिट को हिट करेंगे। बट हमें बैक ऑफ द माइंड पे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जितना भी हम बड़ा नंबर स्टोर कर रहे हैं, हर एक बड़े नंबर के स्टोरेज पर एक लिमिट होती है एंड उसके बाद नंबर ऑटोमेटिकली जो होगा, अगर डेसिमल की लिमिट है तो ऑटोमेटिकली किसी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं JS के अंदर ऑपरेशंस के बारे में। तो हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पर ऑपरेशंस कहने का क्या मतलब है, मैथ के अंदर हम ऑपरेशंस को पढ़ते थे। ऑपरेशंस यानी जिनको हम कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया a और b और अगर मैं a प्लस बी लिख रही हूँ तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे ये जो मेरा a होता है, ये जो मेरा b होता है, इनको हम ऑफिशियल टर्म्स में कहते हैं ऑपरेंड्स। तो ये मेरा फर्स्ट ऑपरेंड है, b मेरा सेकेंड ऑपरेंड है। ऑपरेंड यानी जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ये प्लस क्या है, ये प्लस है मेरा ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ऑपरेशन यानी कोई भी काम जो परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही हमें जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a प्लस बी की वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं किसी और वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पर अगर हमने वेरिएबल बनाया लेट्स से 10 एंड एक और दूसरा वेरिएबल बनाया लेट्स से वी राइट b इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं लिखूँ सम इज इक्वल टू a प्लस b एंड अगर अब हम सम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है 230, तो हम सिंपली लिख सकते हैं सम एंटर। तो क्या होगा, सम की वैल्यू ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने कंसोल ने कैलकुलेट कर ली विच इज इक्वल टू 30 यानी 10 प्लस 20। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पर हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऐसे हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डिफरेंस निकालना है ऑफ a माइनस बी,
तो एंटर किया, डिफरेंस आ गया मेरे पास -10। तो डिफरेंस, ये जो नया वेरिएबल मैंने बनाया है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी -10। क्यों? 10 - 20 हमने किया है। ऐसे ही हम चाहें तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a इंटू बी। तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म हुआ, आंसर आया 200 के इक्वल। ऐसे ही हम डिविजन कर सकते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई, या इसे लिख देते हैं a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b 10 डिवाइडेड बाई 20 होने वाला है 0.5 के इक्वल। तो इसे करेंगे एंटर, तो डिव, ये जो मेरा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होकर आ जाएगी 0.5। तो ये तो मेरे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, पर इनके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 और ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला हमारा जो नया ऑपरेशन है जिसको हम सीखेंगे, ये है मेरा रिमाइंडर। यानी हम रिमाइंडर ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास प्लस एडिशन ऑपरेटर होता है, माइनस का ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है, डिवाइड का ऑपरेटर होता है, वैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर रिमाइंडर का भी ऑपरेटर होता है। रिमाइंडर ऑपरेटर को हम मॉड्यूलो भी कहते हैं। तो अगर हम किसी नंबर का किसी नंबर के साथ रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 12 मॉड्यूलो 5, तो इसको लिखने का मतलब है कि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब 5 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कोशेंट में आएगा 2 -10 और रिमाइंडर में आएगा मेरे पास ये वैल्यू 2। तो ये जो वैल्यू 2 होगी, ये मेरा फाइनल आंसर होगा फॉर माय मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया 20 और हमने दूसरा वेरिएबल बनाया 10, और अब अगर हम लिखना चाहते हैं रिमाइंडर, तो हम सिंपली लिख सकते हैं a मॉड्यूलो b। a मॉड्यूलो b होने वाला है 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में कंप्लीट डिवीजन हो जाता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हम करें तो हम कर सकते हैं 9 मॉड्यूलो 2। 9 मॉड्यूलो 2 के केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1। 1 क्यों आया? क्योंकि 9 जब 2 से डिवाइड होता है तो नियरेस्ट जो नंबर बनता है वो बनता है 8। 8 के बाद 9 में से 8 निकल गया तो हमारे पास 1 एज रिमाइंडर बचता है, तो 1 आ जाएगा मेरे आंसर की तरह। तो मॉड्यूलो को भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मॉड्यूलो सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होता है टू डिटेक्ट ऑड एंड इवन नंबर्स। मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ऑड नंबर है और कौन सा नंबर इवन नंबर है। कैसे? जब भी हम किसी ऑड नंबर का मॉड्यूलो लेते हैं 2 से, मतलब अगर हम मान लेते हैं मेरे पास कोई भी ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कभी भी वो ऑड नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बचेगा। तो अगर मेरे ऑड नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता और जो रिमाइंडर बचती है दैट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 0, तो उसका मतलब है मेरा नंबर ऑड हो जाता है। और अगर किसी नंबर n को मॉड्यूलो 2 हम करते हैं और आंसर में मेरे पास 0 आ जाता है, यानी कोई भी नंबर मैंने लिया और डिवाइड बाय 2 किया और रिमाइंडर में 0 आ गया, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो मेरे पास इवन नंबर होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो अगर हम 12 को 12 मॉड्यूलो 2 अगर हम लिखें तो 12 मॉड्यूलो 2 कहने का मतलब होगा कि 12 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब ये एक इवन नंबर है। ऐसे ही हम चाहें तो 8 मॉड्यूलो 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया क्योंकि ये एक इवन नंबर है। पर यहीं पर अगर हम लिखें 3 मॉड्यूलो 2 तो उस केस में नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा। या फिर अगर हम लिखें 7 मॉड्यूलो 2 तो उस केस में भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी 1 आएगा, क्योंकि 7 भी एक ऑड नंबर है। तो जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं जब उनका मॉड्यूलो लेते हैं 2 के साथ तो एक नॉन जीरो वैल्यू देते हैं, और जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमें वैल्यू देते हैं इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है विच इज माई एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर क्या करता है? इसको हम पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। हमने मैथ में कई बार देखा होगा, जैसे हम लिखना चाहते हैं 2 to the power 2, जिसका मतलब होता है विच इज़ बेसिकली 2 into 2। तो पावर मतलब उतने ही टाइम्स उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना खुद से। जैसे अगर मैंने लिखा है 2 to the power 4, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 16 के इक्वल। तो अगर मुझे किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से पावर की तरह कैलकुलेट करना है, तो जैसे a to the power b होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई b, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसमें b मेरा पावर होने वाला है और a मेरा मेन जो बेस होता है पावर के लिए वो होने वाला है। ये डबल एस्टरिस्क को हम यूज़ करते हैं फॉर पावर। जैसे यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 to the power 3 तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। उसी तरीके से अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया है, लेट्स सपोज 3, एंड हमने इसके लिए कोई भी दूसरी वैल्यू ली है, लेट्स सपोज 3, तो a to the power
b क्या होने वाला है, 3 टू दी पावर 3 हमारे पास होता है 27 के इक्वल, तो मेरे पास आ गया 27। तो हमारे 4 बेसिक ऑपरेटर्स तो हमें पता ही होने चाहिए। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने मॉड्यूलो एंड अपने एक्सपोनेंशिएशन को यूज करेंगे। तो हमारा जो कंसोल है वो हमारे कैलकुलेटर की तरह भी वर्क करता है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, सिंपली अगर किसी दिन आपका कैलकुलेटर काम ना करे, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है वैसे तो हम अपने क्रोम का टैब खोलकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से हमें छोटा थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम जो एक बहुत बेसिक सी चीज़ बना सकते हैं, जिसको बनाने में शायद हमें 2-4 मिनट लगेंगे। एक बार हमने ठीक ठाक कॉन्सेप्ट सीख लिया जावास्क्रिप्ट को, वो हो सकता है एक बेसिक कैलकुलेटर। हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक कैलकुलेटर बना सकते हैं जो इसके बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके वर्क करेगा। खैर ये तो बाद की बातें होगी। आई होप कि अभी तक हमें वेरिएबल समझ में आ गया है, हमें डेटा टाइप्स के अंदर नंबर समझ में आ गया कि नंबर्स कैसे एक डेटा टाइप है, कैसे अपने जो डेटा है उसका टाइप हमें एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है। एंड उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ऑपरेशंस समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट इससे पूरी कोशिश करनी है कंफ्यूज ना होने की। ये है हमारे साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल वैल्यू जो होती है NaN। NaN की फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर। यानी NaN जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रिप्रेजेंट करती है नॉट अ नंबर वैल्यू को। कभी कभार हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती हैं तो हमारे पास इस तरीके का ऐसा नंबर आता है जो एक वैलिड नंबर नहीं है। जैसे मैथ के अंदर हमें पता होता है कि 0 डिवाइडेड बाई 0 होना तो एक नंबर चाहिए, क्योंकि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल नंबर आएगा, उसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, यानी वो एक वैलिड नंबर नहीं होता, तो एक इनवैलिड नंबर होता है। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN कहेंगे, यानी नॉट अ नंबर। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN एक नंबर ही होता है, पर वो जो वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा, लेट्स सपोज मैंने 1 लिखा, तो 1 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 1 ही है। 2 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 2 ही है। 2.5 जिस वैल्यू को दिखा रहा है वो 2.5 ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN नॉट अ नंबर, एक नंबर तो है, पर वो जिस वैल्यू को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक नंबर नहीं है, वो एक वैलिड नंबर नहीं है। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 0, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, लेट्स सपोज आई डू 0 डिवाइडेड बाई 0 और मैंने किया एंटर, तो जावास्क्रिप्ट मुझे देगा NaN। और अगर मैं चेक करूं टाइप ऑफ NaN, तो NaN का टाइप क्या आता है, नंबर आता है। तो NaN एक ऐसी वैल्यू है जो है तो एक नंबर, बट उसके अंदर कोई भी वैलिड नंबर वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं हो रही। जैसे 0 एक वैलिड नंबर होता है, 1 एक वैलिड नंबर होता है, 2 एक वैलिड नंबर होता है। NaN जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक वैलिड नंबर नहीं है। अब NaN को अगर हम चाहें तो NaN के साथ जितने भी ऑपरेशंस जितने भी हमने सीखे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, पर उन सारे ऑपरेशंस का जब भी रिजल्ट आता है, क्योंकि हम एक नॉट वैलिड नंबर को यूज कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी नॉट वैलिड नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम लिखे NaN +1 स्पेस +1, तो इसका आंसर भी मेरे पास NaN आने वाला है। अगर हम चाहें तो इसको -1 में कन्वर्ट करेंगे तो भी NaN आएगा। हम चाहें तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी मेरे पास आंसर NaN आएगा। या फिर अगर मैं NaN इंटू NaN करूं तो भी मेरे पास नॉट अ नंबर आएगा। तो जब आपके पास कोई इनवैलिड नंबर होता है, उसके साथ आप जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, आपके पास रिजल्ट में भी इनवैलिड नंबर ही आने वाला है। तो आई होप कि यहाँ से हमें NaN नॉट अ नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कैलकुलेशन करना या राइट से कैलकुलेशन करना शुरू नहीं कर सकता, का मतलब होता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, यानी जब हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे मैथ के अंदर हमने ऐसा एक्सप्रेशन देखा होगा 5 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 + 3 - 5। तो इस तरीके के बड़े से एक्सप्रेशन में अगर हमें मैथ का ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लेफ्ट से कैलकुलेशन करना या राइट से कैलकुलेशन करना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ के कुछ रूल्स होते हैं। मैथ में हमने एक रूल पढ़ा होगा, बॉडमास वाला रूल। बॉडमास वाला रूल क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमें, अगर कोई ब्रैकेट्स हैं तो हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस तरीके से हर एक ऑपरेटर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक सीक्वेंस होता है। आपको
प्लस और माइनस करने से पहले हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा पहले करना होता है। तो ये मैथ का रूल होता है, तो वैसे ही रूल्स हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अप्लाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में इंप्लीमेंट होगा, उसका एक सेट प्रेसिडेंस होता है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमारा एक जनरल ऑर्डर होता है या प्रायोरिटी सेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है हमारे ब्रैकेट की, यानी सबसे पहले जितने भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन वाले पार्ट होंगे ना, वो सॉल्व हो रहे होंगे। लेट्स सपोज हम एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 5 + 2 डिवाइडेड बाय 7 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, या इसे कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस तरीके का हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को जब परफॉर्म करेंगे तो 5 + 2 हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 7 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जैसे ही सारे ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद सेकंड जो प्रायोरिटी आती है वो आती है पावर ऑपरेटर की। अब हमारे एक्सप्रेशन में कोई पावर ऑपरेटर नहीं है, तो उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी आती है हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड हमारे मॉड्यूलो की। अब इन तीनों ही ऑपरेटर्स की इक्वल लेवल पे प्रायोरिटी है, पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ देखते हुए चलते हैं। यानी लेफ्ट में सबसे पहले क्या आया, 7 डिवाइडेड बाय 7 आया, तो 7 डिवाइडेड बाय 7 का हम आंसर लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने लिखा +1। अब डिवीजन के बाद अभी हमें प्लस नहीं परफॉर्म करना, अभी हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 का हम आंसर लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बेसिकली होने वाला है 2 के इक्वल, तो यहाँ पर 1 की जगह हम लिख देंगे लाकर 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एंड फोर्थ लेवल पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है प्लस एंड माइनस की, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की। सब्ट्रैक्शन और एडिशन की भी हमारे पास इक्वल प्रायोरिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन में लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक सिंगल ऑपरेशन ही है 1 + 2 विच विल बी इक्वल टू 3। तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएगा वो होगा 3 के इक्वल। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट अगर इस चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख कर देखें तो वी कैन सिंपली राइट 5 + 2 डिवाइडेड बाय, इसे कर लेते हैं 5 + 2 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद हमने लिया था +1 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर हमारे पास आएगा 3 के इक्वल, एंड इट इज द सेम चीज जो हमने अभी कैलकुलेट की है। अब ऑपरेटर प्रीसीडेंस पर बेस्ड हम कुछ सवालों को यहाँ पर इवैल्यूएट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको ऑपरेटर प्रीसीडेंस समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार पॉज करना है और इन तीनों एक्सप्रेशंस के एक बार रिजल्ट खुद से कैलकुलेट करके देखने हैं। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। फर्स्ट एक्सप्रेशन मुझे कह रहा है 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास जो रूल कहता है वो कहता है कि सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट की होनी चाहिए। उसके बाद हमारा पावर ऑपरेटर आता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई आता है, डिवीजन आता है, मॉड्यूलो आता है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है मेरा प्लस एंड माइनस। और इन दोनों के अंदर हम कहाँ से कहाँ तक बढ़ते हैं, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस लेवल पे इक्वल प्रायोरिटी है, इस लेवल पे इक्वल प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है ब्रैकेट की, तो हम ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व करेंगे। 2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3। अब सिंगल ऑपरेटर मेरे पास रह गया, तो 3 × 3 मेरे पास हो जाएगा 9 के इक्वल। इसको करके भी देख लेते हैं। अगर हम चाहें तो टाइप कर सकते हैं 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर हो जाएगा 9 के इक्वल। सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो ये लेवल तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आता है पावर ऑपरेटर। यहाँ एक पावर ऑपरेटर दिया हुआ है 2⁻²। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2⁻² होता है 4 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 + 4। अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पावर ऑपरेटर्स होते हैं तो सॉल्व करने का सीक्वेंस राइट से लेफ्ट होता है। जैसे इन दोनों लेवल्स में लेफ्ट से राइट होता है, वैसे ही मल्टीपल पावर्स के केस में राइट से लेफ्ट की तरफ हम सिर्फ पावर ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। अब हमारा एक्सप्रेशन इतना रह गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास डिवाइड है, प्लस है। डिवाइड और प्लस में हाईएस्ट प्रायोरिटी डिवाइड की होती है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से 3 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास हो गया 3 के इक्वल, +4, और फाइनल आंसर अब रह गया 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। इस सेम एक्सप्रेशन को हम लिख कर देख सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 पावर 2, आंसर हो जाएगा 7 के इक्वल। थर्ड एक्सप्रेशन पे आते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में मेरे पास है प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड की होती है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट स्टार्ट कर देंगे। लेफ्ट में सबसे पहले मेरे पास मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हम करेंगे। 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो गया मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 2।
अब यहाँ पर मेरे पास डिविजन आ रहा है, तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 7। इसी सेम चीज़ को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने लिखा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया मेरे पास 7 के इक्वल। तो इस तरीके से अगर कहीं भी आपको ऐसा होता है कि एक्सप्रेशंस का आंसर इवैल्यूएट करना है, तो उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए हम अपने सिंपल ऑपरेटर प्रीसीडेंस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने लेट कीवर्ड के बारे में। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है अपने कंसोल के ऊपर, एंड यूजुअली उसको लिखने के लिए हम सिंपली लिखते थे अपने वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 5 हमने लिख दिया, तो मेमोरी के अंदर मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 5। अभी तक हमने इस तरीके से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, बट ये एग्जैक्टली सही तरीका नहीं होता अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं और उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। हमारे पास जैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब हर वर्ड का एक फिक्स्ड मतलब होता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट की भी अपने आप में एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, मतलब वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल्स की तरह या किसी और रैंडम काम के लिए यूज नहीं कर सकते। उन वर्ड्स का कुछ फिक्स्ड मतलब है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN का एक फिक्स्ड मतलब है। सबको पता होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN है तो मतलब हम नॉट अ नंबर की बात कर रहे हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एक लेट कीवर्ड होता है जिसका मतलब फिक्स्ड होता है। ये हमारा लेट कीवर्ड हमें हेल्प करता है अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ये जो सिंटैक्स अभी तक हम लिखते आए ये हमारा गलत सिंटैक्स होता था। सही तरीका, इवन दो ये तरीका भी चल जाएगा, बट इसकी जगह एक एक्सपीरियंस्ड, एक अच्छे प्रोग्रामर जो कोड लिखेंगे उस कोड में हम शुरुआत करेंगे अपने लेट कीवर्ड्स के साथ। हमें अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे लेट के साथ। वैसे इसके अलावा दो और कीवर्ड्स होते हैं, कॉन्स्ट एंड वैर, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। उन दोनों कीवर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल को बनाने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज करेंगे। हमने लिखा लेट कीवर्ड एंड उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं उसका इनिशियलाइजेशन वैल्यू और फिर हम लिखते हैं सेमीकोलन। जिस सेमीकोलन की बात हमने CSS के अंदर की थी वही सेमीकोलन हमें हर एक जावास्क्रिप्ट की लाइन के बाद यूज करना होता है। ये सेमीकोलन हमें बताता है कि यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट की जो लाइन है या जो एक सेंटेंस है वो खत्म हो गया है। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी कीवर्ड को इनिशियलाइज करने का। अब यहाँ पर तो हमने ए को डिफाइन भी किया है, डिक्लेयर भी किया है। डिक्लेयर यानी बता दिया है जावास्क्रिप्ट को कि ए नाम का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू को भी लिख दिया है। बट हम चाहें तो बिना वैल्यू के साथ भी किसी कीवर्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं लेट्स सपोज मेरे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर बी और फिर मैंने लिखा सेमीकोलन। तो अभी मेरे पास मेमोरी में जाके एक जगह तो रिजर्व्ड हो गई जिसका नाम है बी, पर अभी उस जगह के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। तो इस तरीके से भी हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट कीवर्ड, एंड इस तरीके से भी बिना कोई स्टार्टिंग वैल्यू के भी हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक तरीका होगा कि मैंने लिख दिया लेट ए इज इक्वल टू 5 विद अ सेमीकोलन। तो इस केस में लेट ए इज इक्वल टू 5 से मेरा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अगर अब मैं ए की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहूँ तो ए के अंदर वैल्यू आ गई 5। एंड उसी तरीके से हम लिख सकते हैं लेट बी, और अब बी की वैल्यू को हम प्रिंट करवाना चाहें तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अनडिफाइंड को हम आगे जाकर पढ़ने वाले क्या होता है एग्जैक्टली, बट यहाँ पर अनडिफाइंड कहने का मतलब है कि जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जो बी की वैल्यू आप ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। वो जावास्क्रिप्ट को समझ ही नहीं आ रहा कि बी के अंदर आप कौन सी वैल्यू मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बी के अंदर अभी तक हमने कोई वैल्यू स्टोर ही नहीं करी है, बट हमने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। तो लेट कीवर्ड का काम होता है बेसिकली इट इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया लेट एज इज इक्वल टू 23 एंड उसके बाद हम डायरेक्ट एज में ही चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैंने कर दिया एज इज इक्वल टू एज प्लस 1, यानी जो सारी चेंजेस अभी तक हम नॉर्मली करते आ रहे थे अपने वेरिएबल्स के साथ वो सारे के सारे यहाँ भी हो सकते हैं। एज इज इक्वल टू एज प्लस 1 करने का मतलब है कि एज पहले थी 23, उसमें मैंने प्लस 1 कर दिया, तो अब जो एज की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे पास 24 के इक्वल। इसको एक बार करके देखते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज इज इक्वल टू 23। तो अब अगर हम एज की वैल्यू प्रिंट करें तो इट इज इक्वल टू 23, बट हम चाहें तो एज की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं टू एज प्लस 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 24 के इक्वल। हम चाहें तो दोबारा एज को प्रिंट करवाएं तो अब एज की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 24। उसी तरीके से हम एज इज इक्वल टू एज -1 भी कर सकते हैं।
तो दोबारा से एज की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 23। तो जैसे भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनके अंदर हम अपडेशंस भी कर सकते हैं। सिमिलर अपडेशंस हम चाहें तो अपने डेसिमल वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेट प्राइस या CGPA इक्वल टू 8.9, तो मेरे CGPA की वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब हम चाहें तो CGPA के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। CGPA -1 या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी मल्टीप्लाई इट टू 10, तो अब जो CGPA की वैल्यू है ये है मेरे पास 89%। तो CGPA मेरी परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। तो इस तरीके से कन्वर्जन्स जो होते हैं, CGPA से परसेंटेज का कन्वर्जन, परसेंटेज से CGPA का, या मार्क्स का अगर आपको एवरेज निकालना है, या आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन करना है, किसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, किसी आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस तरीके के जो छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं इनको हम वेरिएबल्स की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मुझे कोई स्क्वायर दिया हुआ है और इसको क्रिएट भी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे लेट्स सपोज हमें कोई स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की जो साइड है इसकी वैल्यू हमें दी है 4 के इक्वल। तो आई कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल लेट साइड इज इक्वल टू 4। एंड अब अगर हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो वो एरिया हो जाएगा मेरे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो हम साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्वायर करने के लिए हम इसको पावर दे सकते हैं विद 2। तो एरिया जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 16 के इक्वल। तो इस तरीके की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया है। इस तरीके से एक साइड से एरिया को निकालना, ऑल्दो ये बहुत छोटे लेवल पर है, बट यही लॉजिकल कोडिंग है। यहाँ पर हमने लॉजिक को यूज़ किया है किसी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। इस तरीके की चीज़ HTML या CSS के अंदर करना उतना पॉसिबल नहीं होता। इस तरीके की चीज़ जनरली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम चाहें तो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज़ करके भी किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 1, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर हमें इनके लिए सम वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। जैसे यहाँ पर ये जो हमने सिंटैक्स लिखा था एरिया इज इक्वल टू साइड, ये एक्चुअली गलत सिंटैक्स था। हमें वेरिएबल के सामने यहाँ पर लेट लिखना चाहिए था। जैसे इसे हटा देते हैं और हम लिखते हैं लेट माई नंबर 1 इज इक्वल टू 1 और लेट माई नंबर 2 इज इक्वल टू 2। अब यहीं पर हम एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स कॉल इट फाइनल सम, हमने इसको नाम दे दिया। ये हो जाएगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो मेरे जो फाइनल सम की वैल्यू आएगी ये हो गई 3 के इक्वल, क्योंकि फाइनल सम में किसका सम हुआ, मेरे नंबर 1 का जिसके अंदर वैल्यू थी 1 और नंबर 2 का जिसके अंदर वैल्यू थी 2। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। फाइनल सम के अंदर 3 वैल्यू जाकर स्टोर हो गई और फाइनल सम की जो वैल्यू हो गई वो हो गई इक्वल टू 3। तो इस तरीके से एक लंबा सा जो प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटेशन के, हम उनको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेट कीवर्ड को यूज़ करके या वेरिएबल्स के बारे में हमने 2-3 चीज़ें सीखी हैं कि मैक्सिमम केसेस में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम अपने लेट कीवर्ड को यूज़ करेंगे। अब हमेशा किसी भी कीवर्ड को क्रिएट करने के बाद या जावास्क्रिप्ट में हर एक सेंटेंस के बाद हमें क्या करना होता है, सेमीकोलन लगाना होता है। इसके साथ साथ जब भी हम कोई नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसको इनिशियलाइज करना या उसको ना इनिशियलाइज करना वो कंप्लीटली हमारी चॉइस है। दोनों ही केसेस में हम करेक्ट सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कीवर्ड वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड को हम ऐसे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर जो चीज फिक्स्ड है, जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आपने कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल बना लिया तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, दे कैन नॉट बी चेंज्ड विद रीअसाइनमेंट, यानी दोबारा किसी वैल्यू को आप रीअसाइन कर दें। दोबारा वैल्यू को रीअसाइन करने का मतलब है कि मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज हमने एक नम वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अभी जो नंबर स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू 5। तो हम नम की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। बट हम कल को चाहें तो नम की वैल्यू को अपडेट करके हम इसे 10 भी कर सकते हैं। तो नम की वैल्यू अपडेट होकर 10 के इक्वल होगी। अब अगर मैं नम की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो इट विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू से यहाँ पर रीअसाइनमेंट हो गया, यानी दोबारा से मैंने किसी और वैल्यू को असाइन कर दिया। अब ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये वेरिएबल लेट कीवर्ड से बना था। अगर ये वेरिएबल एक कांस्टेंट कीवर्ड से बना होता तो फिर हमारे लिए इस लाइन पे एरर आ जाता। अब इसके अलावा एक और चीज, लेट को सिर्फ हम किसी वेरिएबल को शुरुआत में डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। यानी जो भी लेट होता है या कॉन्स्ट होता है या अभी हम वैर पढ़ेंगे, उसको सिर्फ फर्स्ट टाइम जब वेरिएबल को लिखते हैं ना तभी लिख रहे होते हैं। सेकेंड टाइम अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है या वेरिएबल के साथ कुछ भी चेंजेस करने हैं तब हमें दोबारा लेट लिखने की जरूरत नहीं है। लेट को एक वेरिएबल के साथ शुरुआत में ही लिखते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर। अब मान लेते हैं कि मैंने कोई कॉन्स्ट वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट लेट्स सपोज आई कॉल इट नंबर 2। नंबर 2 की वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया 5 के साथ।
तो ये बता रहा है नंबर 2 ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है। तो हम कोई नया वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट न्यू नंबर हमने बनाया, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे 5 के साथ। तो अभी जो मेरे न्यू नंबर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 5। बट अगर हम करना चाहें कि कल को मेरे न्यू नंबर की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल हो जाए, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ना, हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर रीअसाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा कोई नई वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए न्यू नंबर की जो वैल्यू है ना वो अनचेंज्ड रहेगी, यानी वो वैल्यू 5 ही रहेगी। अगर हम चाहें कि इसके अंदर हम चेंजेस कर दें, यानी न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर +1 अगर मैं करने की कोशिश करूं तो भी एरर आ जाएगा। ना हम इसमें +1 कर सकते हैं, ना +2 कर सकते हैं, ना -1 कर सकते हैं। हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते न्यू नंबर की वैल्यू के साथ, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो आपने हमेशा फिक्स कर दी है। ये चीज़ हमारी कब काम आती है? ये चीज़ हमारी तब काम आती है जब हमें कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने होते हैं जिनकी वैल्यू हम चाहते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम में, कोड में फिक्स रहें। जैसे अगर हम मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैथ के अंदर हमारे पास पाई एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है हमेशा 3.14 के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट पाई नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं 3.14, और इस पाई को यूज करके हम मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये डिक्लेयर हो गया। अब अगर मुझे मान लेते हैं कोई रेडियस दी हुई है, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट रेडियस इज इक्वल टू 4, तो एक रेडियस की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास पाई की भी वैल्यू आ गई, रेडियस की भी वैल्यू आ गई। रेडियस को मैंने लेट से डिफाइन किया है, यानी मैंने लेट रेडियस लिखा है और मैंने कॉन्स्ट पाई लिखा है, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और रेडियस चेंज हो सकती है। छोटे सर्कल के लिए रेडियस छोटी होती है, बड़े सर्कल के लिए सर्कल की जो रेडियस होती है वो मेरे पास बड़े साइज की होती है। अब अपने रेडियस और पाई के बेसिस पर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, लेट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू, और इसकी हम पावर सेट कर देते हैं 2। तो यहाँ पर आर डिफाइन नहीं है, आर की जगह मेरा वेरिएबल का क्या नाम था? वेरिएबल का नाम था रेडियस, R8D। तो हम सही नाम नहीं लिखेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा आर इज़ नॉट डिफाइंड, या जिस भी वेरिएबल का हमने गलत नाम लिखा है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ध्यान से वेरिएबल्स को हमें मीनिंगफुल नाम देने होते हैं, रैंडम नाम नहीं देने होते। एंटर किया तो अब जो मेरे एरिया की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गया है। मेरे सर्कल के लिए एरिया 50.24, दिस इज माय एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स को, चाहे हमने लेट से डिफाइन किया है चाहे हमने कांस्टेंट से डिफाइन किया है, उनको मिक्स एंड मैच करके हम अलग अलग तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब हम एरेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें कुछ कुछ ऐसे केस दिखाई देंगे जिस केस में हम कांस्टेंट वेरिएबल को बनाना ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू अ लेट वेरिएबल। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम सारे के सारे अपने वेरिएबल्स को लेट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं और कुछ स्पेशल केसेस में कॉन्स्ट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब इसके अलावा एक और कीवर्ड होता है जिसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ये होता है मेरा var कीवर्ड। अब जब भी हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ना, हम कभी भी var कीवर्ड से वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि var कीवर्ड को यूज करना पुराना जावास्क्रिप्ट का स्टाइल होता था। मतलब जब शुरुआत में जावास्क्रिप्ट नई नई बनी थी तो उसके अंदर var को यूज करके हम अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे। तो ये मेरा पुराना ओल्ड सिंटैक्स है। लेकिन 2015 के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, और लेट कीवर्ड जो स्कोप की टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है var कीवर्ड से, बट अभी हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा स्कोप क्या होता है, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो लेट और var के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये समझना है कि जो काम पुराने जमाने में var किया करता था वो काम अब के जमाने में जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड करता है। तो जिस तरीके से लेट को अभी हम यूज करते हैं वैसे ही हम var को भी यूज कर सकते हैं सेम वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, लेट्स से मैंने लिखा var a इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया, तो थोड़े से नए नाम सोचते हैं अपने कीवर्ड्स के लिए। मैंने लिखा var लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 5, और फिर मैंने लिखा var y इज इक्वल टू 10। अब अगर हम बनाएं तो हम एक सम बना सकते हैं, सम वेरिएबल x प्लस y, और इस सम को हम प्रिंट करवाएं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, यानी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 के इक्वल। तो जो काम मेरे लिए लेट कर रहा था वही सेम काम var कर सकता है, बट हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड्स में लेट को हमेशा यूज कर रहे होंगे।